स्वागत है फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, और उस जलवायु विज्ञान के क्रम में इसके पहले का वीडियो हमने बादल क्लाउड पे कंप्लीट किया था। आज जो ये है वीडियो वृष्टि यानी प्रिसेप्शन पे, तो आइए इस वृष्टि को आज क्लियर करते हैं। वृष्टि को हम वर्षा भी कहते हैं, यानी वर्षा और वृष्टि दोनों सेम चीज़ है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिसेप्शन कहते हैं। तो पहले वृष्टि को यानी वर्षा को समझते हैं कि ये वर्षा है क्या। जैसा आप लोगों को पता है कि वर्षा जो है वायुमंडल में जो जल वाष्प है, वायुमंडल में जो जल वाष्प है, और जब ये जल वाष्प संघनित होकर के तरल या ठोस अवस्था में धरातल पर जब गिरता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। मतलब जैसे बादल का निर्माण तब होगा जब छोटे छोटे जो है जलवाष्प संघनित होंगे, और जब ये संघनित होकर के बड़ी बड़ी बूंदों का निर्माण कर लेते हैं, तो यही बूंदें तरल रूप में या ठोस रूप में जब धरातल पे गिरती हैं तो क्या होता है? इसी को हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। यानी जलवाष्प, वायुमंडल का जलपाश संघनित होकर के जब धरातल पर ठोस या द्रव अवस्था में गिरता है तो उसको हम वर्षा या वृष्टि कहते हैं। अब एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोगों को, कुछ लोगों को हो रहा होगा कि ये संघनन क्या है। बार बार संघनन का नाम, तो संघनन का मतलब जो जलवाष्प होता है वह क्या होता है? छोटे छोटे कणों में होता है, और जब यही छोटे छोटे कण आपस में मिलकर के एक बड़े कण का निर्माण करते हैं, तो जब आपस में जो मिलते हैं उसी को हम संघनन कहते हैं। ठीक हो गया? अब वृष्टि तो आपने समझ लिया। अब इस वृष्टि, इस वर्षा के लिए जो कारक हैं, जो अनिवार्य दशाएं हैं, अगर वह नहीं होंगी तो वृष्टि नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। अब वो अनिवार्य दशाएं कौन सी अनुकूल दशाएं होनी चाहिए वर्षा के लिए? तो पहले नंबर पे क्या आता है? वाष्पीकरण, यानी टेम्परेचर जहां गर्म होगा और वहां जल की अधिकता होगी तो जल का क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, और वह जल वाष्प क्या होगा? वायुमंडल में जाएगा और संघनन की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके लिए क्या चाहिए? सापेक्ष आर्द्रता चाहिए, यानी उस जलवाष्प में क्या हो? आर्द्रता हो, नमी हो। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? जब ये वायु जलवाष्प संघनन होकर के और कण के रूप में विद्यमान हो जाएगी तो उसके लिए वायु का चलना जरूरी है। अगर वायु चलेगी तभी वह जो है बूंद जो है नीचे टपकेगा, गुरुत्वाकर्षण उस पर ज्यादा काम करेगी। तो वायु का चलना जरूरी है। और चौथा क्या है? वायु का ठंडा होना। अगर वायु जो चलेगी और ठंडी रहेगी तभी ये जो है जो संघनन करके जो तरल या ठोस अवस्था में होंगी तभी ये धरातल पर गिरेंगी। और पांचवा में जो संघनन का जिक्र कर रहे हैं यो, यानी संघनन होना, वायु का ठंडा होना, वायु का चलना, सापेक्ष आर्द्रता और वाष्पीकरण, ये 5 दशाएं जब होंगी तभी जाकर के वर्षा होगी, वृष्टि होगी। आशा है वर्षा किसे कहते हैं और वर्षा के लिए कौन सी दशाएं होनी चाहिए आपने समझ लिया। अब आइए वर्षा के प्रकार को समझते हैं। मुख्यतः वर्षा के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहले को हम क्या कहते हैं? हिमवृष्टि। हिम का मतलब हिमवृष्टि, इसी को हम क्या कहते हैं? हिमपात भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्नोफॉल कहते हैं। ठीक है? इसमें क्या होता है कि जब जलवाष्प हिमांक से नीचे रह करके जो है क्या हो जाता है? तरल में न करके ठोस रूप में, मतलब बर्फ के छोटे छोटे फुहारे के रूप में, जिस तरह से रुई के फुहारे होते हैं उस तरह से बन करके और धरातल पर गिरने लगे, यानी स्नोफॉल जो होने लगे, उसी को हम हिमवृष्टि या हिमपात कहते हैं। क्लियर हो गया? खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में, शिमला में, मनाली में और कश्मीर, श्रीनगर में जो लोग गए होंगे वहां पे वो इस चीज को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहला क्या होता है? ये हिम के रूप में जो वर्षा होती है इसी को हम हिमवृष्टि या हिमपात कहते हैं। दूसरी तरह की जो वर्षा है उसको हम सहिम वृष्टि कहते हैं।
सही वृष्टि में होता क्या है कि ये भी हिम का ही रूप है, लेकिन हिम वृष्टि और जल वृष्टि के बीच का है ये। मतलब इसमें क्या होता है, वायु जलवाष्प संघनित होकर के न जल के रूप में हो पाती है और ना ही ठोस के रूप में होती है, दोनों के बीच में जो बारिश होती है उसको हम सही वृष्टि कहते हैं। इसमें मटर के दाने के बराबर जो है वृष्टि होती है, इसी को हम सही वृष्टि के नाम से जानते हैं। तीसरे को हम ओला वृष्टि कहते हैं। मतलब जब जलवाष्प बूंदों के रूप में जमने के बाद से, मतलब हिमांक में क्या हो जाता है, वो जम जाता है और जमने के बाद से ठोस के रूप में, ओले के रूप में, यानी बड़े बड़े मटर के दाने के बराबर भी हो सकते हैं और क्रिकेट बॉल के बराबर भी हो सकते हैं। जब ओला पड़ता है, इसी को उपल वृष्टि भी कहते हैं। ओला को उपल वृष्टि के नाम से भी जानते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओला वृष्टि या ओला वर्षा कहते हैं। तो ये तीनों जो आपने देखा, इसमें जल के रूप में वर्षा नहीं होती है, ये तीनों क्या होता है, ठोस के रूप में वर्षा होती है। चौथा जो जल वृष्टि है, जिसको सभी लोग जानते हैं, जल वर्षा, यह जो है तरल रूप में जब जल वाष्प की बूंदें धरातल पर गिरती हैं तो इसी को हम जल वृष्टि के नाम से जानते हैं। और इस जल वृष्टि को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार से। पहले को हम क्या कहते हैं, संबाहनीय वृष्टि, संबाहनीय वर्षा, दूसरे को पर्वतीय वर्षा और तीसरे को चक्रवाती या वाताग्री वर्षा। अब इन तीनों को आइए इस 3 मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले जो वर्षा है इसको हम संबाहनीय वर्षा कहते हैं। होता क्या है कि जल वाले भागों में टेम्परेचर जब पड़ता है तो जल जो है वाष्प करके ऊपर उठता है और ऊपर उठ करके मेघ का निर्माण करता है और वर्षा होती है। इस तरह की वर्षा को क्या कहते हैं, हम संबाहनीय वर्षा कहते हैं। खास करके ये वर्षा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा के आसपास सालों भर होती है। दिन के 12 बजे 1 बजे के बाद वर्षा स्टार्ट होती है और जैसे जैसे सूर्य का तापमान कम होता है वर्षा समाप्त हो जाती है। तो इस तरह की वर्षा क्या कहते हैं, हम संबाहनीय वर्षा। दूसरे तरह की वर्षा को हम क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा। इस वर्षा में क्या होता है कि समुद्र तट से जो गर्म हवाएं जल वाष्प लेकर के आगे बढ़ती हैं, तो उनके मार्ग में कोई पर्वत आ जाए तो उस पर्वत को पार न करके उसी के सहारे ये गर्म आर्द्र वायु क्या होती है, चढ़ने लगती है और ऊपर जाने पे क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद से संघनन और मेघ की प्रक्रिया होती है और वर्षा जो है उस भाग पे पर्वत के जो है पर्वताभिमुख, इसको क्या कहते हैं, पर्वताभिमुख डाल पे वर्षा हो जाती है। और जब ये वर्षा हो जाती है तो जो आगे फिर जो हवाएं बढ़ती हैं वो क्या हो जाती हैं, शुष्क होती हैं और शुष्क हवाओं से बारिश नहीं होती है। इसलिए पर्वताभिमुख पे तो बारिश होती है लेकिन पर्वताभिमुख पे बारिश नहीं होती है। और इस क्षेत्र में जो बारिश नहीं होती है इसी को हम वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। इसी भाग को, जिस भाग में बारिश नहीं होती उसको हम वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पे महाबालेश्वर जो महाराष्ट्र में, महाबालेश्वर की चोटी पर तो खूब बारिश होती है लेकिन उसके पीछे पर्वताभिमुख ढाल पे यानी वृष्टि छाया प्रदेश में जो पुणे पड़ता है वहां बारिश कम होती है। जैसे 60 से 70 सेंटीमीटर बारिश वहां होती है और महाबालेश्वर में कितना 600 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। उसी तरह से जो है पश्चिमी जो घाट है उसके सटे जो है जो पर्वत हैं उनके किनारे तो वर्षा होती है लेकिन आपका अरावली राजस्थान या दिल्ली में बारिश नहीं होती है। तो आपने समझ लिया पर्वतीय वर्षा। तीसरी जो वर्षा होती है इसको हम चक्रवाती वर्षा या वाताग्री वर्षा को भी कहते हैं। इसमें होती क्या है कि दो जो है विपरीत जो है हवाएं मिलती हैं। जैसे आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, एक तरफ से ठंडी हवा और दूसरे तरफ से गर्म हवाएं। जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं के बीच में एक वाताग्र बन जाता है और इस तरह से एक चक्कर काटती हुई हवाओं से क्या होता है, मेघ का निर्माण होता है और जहां वर्षा होती है उसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं। इसमें 2 तरह की जो है हवाएं, जैसे जो समुद्र तट पे क्या होती है, वाष्पीकरण के वजह से हवाएं क्या हो जाती हैं, गर्म होती हैं, गर्म होकर के ऊपर उठती हैं।
और फिर इसका स्थान घेरने के लिए ठंडी हवा इसके नीचे आती है। तो ऊपर गर्म हवा, नीचे ठंडी हवा, तो इस तरह से एक चक्र का निर्माण हो जाता है जिसको हम चक्रवाती वर्षा के नाम से जानते हैं। तो आशा है आपने आज जो है हिमवृष्टि, सहिमवृष्टि, ओलावृष्टि और जलवृष्टि, जलवृष्टि में संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत जाना। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।